अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड ईयर। बेटा पहला जो पिछला रिव्यू था वो मैंने आपको जो है अलग अलग से दिया था। अभी मैं इकट्ठा दे रही हूँ और उसमें इंग्लिश वाले जो लोग हैं उनको मैं साथ बताऊँगी कि कौन सी चीज़ें उनके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने साथ में उर्दू वालों को ज़्यादा फॉलो करना है। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट रिव्यू है मुस्लिम लीग के क़याम का पस मंज़र, यानी उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी ज़रूरत क्यों पेश है। अब यहाँ पे इंग्लिश वाले लोग जो हैं वो अगर देखें तो ये वाली चीज़ जो है इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। रीजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही बेसिकली जो है हमारा पस मंज़र भी दिया हुआ है बैकग्राउंड के तौर पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो जिक्र करता है जिस चीज़ का, वो हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो रहा है कि जिसमें सबसे पहले जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिक्र करता है। अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी A.O. ह्यूम जो हैं उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका क़याम किया है 1885 में। ठीक है, 1885 में। एंड द हिंदू वेलकम द enthusiastically and join it great number। enthusiastically यानी बहुत पुरजोश तरीके से हिंदू जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और जो है वो उस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया है। ठीक है, अब यहाँ पे उर्दू वालों में देखें अगर तो आप ये स्टार्ट में शुरू हो रहा है। ठीक है, 1885 में वो कहता है कि कांग्रेस की बेसिकली बुनियाद रखी गई है जो कि रिटायर्ड अफसर A.O. ह्यूम ने रखी है। और बेसिकली कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की जमात थी जो कि दावा करती थी कि वो मुसलमानों की जमात है, लेकिन यह है कि बेसिकली वो हिंदुओं की जमात थी, क्योंकि शुरू से अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई जमात थी वो यही थी कि जो कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की नुमाइंदगी कर रही थी। तो इसलिए वो लोग दावा करते थे कि ये आखिर तक जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात जो है वो यही है। और फिर वो कहता है कि हिंदू इंतहा पसंदों का गलबा रहा और उसकी पॉलिसी मुसलमानों के मफादात के सरासर मनाफी रही। अब हिंदू इंतहा पसंद कौन है, एक्सट्रीमिस्ट कौन है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं अगर हम इनका तस्करा करेंगे अभी, जो कि हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में था पेज नंबर जो है 17 के ऊपर, कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, यानी वो हिंदू इंतहा पसंद तहरीकें चलाने वाले या वो मूवमेंट्स के जिन्होंने वाकई में जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है आज भी अगर मसाइल जो है वो हैं तो वो उन मूवमेंट की वजह से मुसलमानों को फेस करने पड़ते हैं। उसमें आर्या समाज है, बर्मू समाज है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे कहता है कि ये इनका जो बेसिक मकसद था आर्या समाज का और शुद्धि का, कि जो है ये मूवमेंट जो है कि एलिमिनेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम, कि मुसलमानों की जो शनाख्त है उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि उनका बेसिकली फ़ोकस इस चीज़ पे था कि या तो मुसलमान ये है कि वो हिंदुज़म को एक्सेप्ट कर लें, या फिर जो है उनके जो ऑप्शंस हैं अगर उसके वाले से अगर देखा जाए, या फिर इंडिया को छोड़ दें एंड टू एंटायर इनटू फोल्ड ऑफ हिंदुज़म। यानी दोनों सूरतें जो है मुसलमानों के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी, कि ना तो वो हिंदुज़म की तरफ जाना चाहते थे और ना ही वो हिंदुस्तान को छोड़ना चाहते थे। तो इसलिए बेसिकली जो है उनका जो टारगेट था, और शुद्धि जो है उसका अगर हम जिक्र करें, आर्या समाज जो है बेसिकली मज़हब के लिए काम कर रही थी और शुद्धि जो है वो ज़ुबान को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही थी। जिसमें उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी का हमने 1867 का जिक्र किया कि जब जो है यहाँ पर ये 1867 है। ठीक है, आप लोग नाइन्थ में भी बेटा कर चुके हो 1867। ठीक है, 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था, और उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है जिसकी वजह से हिंदू जो है वो हिंदी ज़ुबान को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर लाना चाहते थे। ठीक है, हिंदी ज़ुबान जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करना चाहते थे, और जो कि टोटली मुसलमानों के लिए एनिमिटी थी, यानी उनके लिए दुश्मनी जो है वो उन्होंने उसका इज़हार किया। और मुसलमान बिल्कुल इसके जो है वो उन्होंने यहाँ पर उनके लिए क्लियर हो गया कि हिंदू कभी भी उनके लिए जो है वो उनकी बेहतरी के लिए कभी सोच नहीं सकते। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने तभी कहा कि आपने उर्दू वालों को फॉलो करना है कि थोड़ा आगे पीछे वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि कांग्रेस जो है उसका मुतालबा था कि अगर जो है हम इस चीज़ को लेते हैं, तो वो कहता है कांग्रेस का बेसिकली क्या मुतालबा था, वो क्या चाहती थी, वो क्या उसके पर्सपेक्टिव्स थे कि जिनकी वजह से जो है मुसलमान मुतासर हुए। कांग्रेस की डिमांड
Congress demanded Western democratic system and appointment in the government services by the competitive examination, which was completely based on the मुस्लिम्स एनिमिटी। अब वो कहता है कि बेसिकली वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में कानून साज कौंसलों के मेम्बरान का जो इंतखाब होता है वो मगरबी तर्ज जमहूरियत के असूलों के मुताबिक किया जाए, ताकि जो है वो बेसिकली ये चाहती थी जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन का जो तरीका है वो कम्पिटेटिव होना चाहिए। अगर कंपटीशन में आते तो उनको पता था कि क्योंकि हिंदू जो है वो ज़्यादातर तालीमी इदारों में जो है वो तालीम के मामले में वो मुसलमान से आगे थे, तो वो इस वजह से मुसलमान जो है ख़ुद ब खुद ही पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी दुश्मनी का खुलम खुला इजहार किया। फिर मुस्लिम लीडर इंक्लूडिंग सर सैयद felt that the purely Western democratic system was not practical in subcontinent like India because it consists of the Muslim in minority, and therefore a Western democratic system would mean that the numerically greater Hindus would always dominate on the Muslims and that the Muslims will not get their due rights. Also, the appointments in the government service by competitive examinations mean almost all the jobs of Hindus because they were all well educated in English institutes, but Muslims had not availed the opportunity of getting education in Western institute। अब वो कहता है कि बेसिकली जो चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ रही थी वो ये थी कि वो मगरबी जमहूरियत का जो तर्ज चाहते थे हिंदू, उससे मुसलमान रहनुमाओं का ये हाल था कि खालिस मगरबी जमहूरी निज़ाम जो है वो यहाँ पर नहीं चल सकता, क्योंकि वो काबिल अमल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान रहते हैं और जो अक्सरियत में एक अक्सरियत में और एक अकलियत में है। और इस तरह का मगरबी निज़ाम जो है उसको बग़ैर किसी रद्दोबदल या उसको बग़ैर किसी तब्दीली के अगर नाफिज कर दिया जाए तो फिर मुसलमान अकलियत हमेशा हमेशा के लिए हिंदू अक्सरियत के ग़ुलाम बनकर रह जाएंगे। और इसके अलावा कांग्रेस की दीगर पॉलिसियाँ जो थी वो भी मुसलमानों के मफादात के ख़िलाफ़ थी। अब बेसिकली वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर जो है अगर देखा जाए जमहूरी निज़ाम के हवाले से तो तब भी जो है वो पूरा काबिल अमल नहीं हो सकता था और मुसलमानों के लिए जो है वो मुसलमानों के फ़ायदे का बायस नहीं था। फिर उसके बाद जैसे जॉब्स के लिए एग्ज़ामिनेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए कहा गया तो हिंदुओं को पता था कि वो ख़ुद ही तालीमी मैदान में सबसे ज़्यादा आगे हैं, तो इसलिए जो है मुसलमान खुद ब खुद पीछे धकेले जाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहता है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड कांग्रेस एटीट्यूड। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल को इंग्लिश में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है, बट उर्दू में इसको जस्ट जो है आप देखें यहाँ पे जस्ट हमने इसको यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि कांग्रेस ने 1905 में बंगाल की तकसीम की भी मुखालफत की, जबकि ये तकसीम मुसलमानों के मफादात में थी, यानी उन्होंने मुकम्मल तौर पर बाइकॉट किया उन तमाम एफ़र्ट्स का, उन तमाम चीज़ों का कि जो कि मुसलमानों के लिए जो है वो फ़ायदा मंद थी, उनके इंटरेस्ट में थी। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखें तो हम बेसिकली इसको पूरा वो नहीं करें, लेकिन ये है कि मैं आपको यहीं पे जो है ये चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं कि 1905 में जब जो है ये चीज़ हुई कि फ़ैसला हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का, तो उस वक्त इंतज़ामी लिहाज से उसको जो है वो किया गया था, डिवाइड करने का फ़ैसला हुआ था, उसको अलहदा सूबा बनाने के लिए कहा गया था। लेकिन चूँकि हिंदुओं को पता था कि तमाम जितना भी रॉ मटेरियल है वो बाकी इलाकों के कारखानों में जाता है, और अगर यही रॉ मटेरियल अगर यहाँ पे यहीं कारखाने बन गए और यहीं पे जो है वो यूज़ होने लगा, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, लोगों के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे और मुसलमानों के हालात जो है वो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने शुरू से उसकी मुखालफत की। और फिर ये भी कि अगर वो इलाके मुसलमानों के पास बाद में चले जाते हैं लादगी के बाद, तो तब भी प्रॉफिट सरासर इंटरेस्ट जो है वो सारा मुसलमानों का होगा, इसलिए उन्होंने उसकी सरासर मुखालफत की और जिसको अनॉल कर दिया गया, यानी उसको मनसूख कर दिया गया 1911 में। अब आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है कि शिमला डेपुटेशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आया चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उर्दू के हिसाब से अगर हम देखें अपने सिलेबस के हिसाब से तो सबसे पहले हमारे पास आता है शिमला वफ्द अक्टूबर 1906, यानी शिमला डेपुटेशन। अब वो कहता है कि ऑन द 1 अक्टूबर 1906 1906 में आ डेलीगेशन ऑफ 35, यहाँ लिखा हुआ है, ये बेसिकली 36 है। ठीक है, 36 मुस्लिम लीडर्स लेड बाय सर आगा खान की सरबराही में 36 लोगों पर मुश्तमिल एक जो है वो डेलीगेशन जो वफ्द मिला शिमला में, एंड डेपुटेशन अपराइज द वाइसराय ऑफ द मुस्लिम डिमांड्स एंड इट वाज द ग्रेट
जी, तो अब वो कहता है कि ऑफ द वॉइस राय the Muslim demands and the Muslim leaders realized that organized efforts were important to have demand accepted once accepted, and hence they felt the need for the political body. अब वो कहता है कि बेसिकली जो कांग्रेस की सरगर्मियों और मुतालबात की वजह से मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास पैदा हुआ था, यानी कि वो महफूज नहीं है, ठीक है। अदम तहफ़्फ़ुज़ महफूज नहीं है कि मुसलमान अकाबरीन यानी जो मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर थे उनको मफदात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने के लिए उन्होंने 1906 में ये डेलीगेशन जो है वो जो 36 लोगों पर मुश्तमिल था, नवाब मोहसिनुल मुल्क की कोशिशों से जो है ये सर आगा ख़ान की सरबराही में, ठीक है, नवाब मोहसिनुल मुल्क की जो है एफ़र्ट्स इसमें शामिल थी। तो वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और उसको ये अपनी डिमांड्स जो है उन्होंने पेश की और उसे बताया कि किस तरह से जो है वो उनका उनकी डिमांड उनके उनको किस तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है और उनको किस तरह से दूसरों से पीछे रखा जा। जी, तो गर्ल्स अब यहाँ तक शिमला वाफ तक तो आपको समझ आ गई होगी, बट बेटा यहाँ पे अगर देखें आप लोग तो यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश वालों का सिलेबस जो है इसमें इससे आगे कुछ चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट जो है स्टार्ट किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इसलिए अब इससे आगे यहाँ पे मैंने आपको ये उर्दू में जो है ये वाली चीज़ें जो है वो थोड़ी समझानी है, आप उसको फॉलो करें। अच्छा, अब वो इसमें कहता है कि ने अगर वायसराय को हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से जो मुतालबात किए गए थे वो क्या थे। नए एक्ट में कानून साज कौंसल की रुकनीत के लिए, यानी नया एक्ट जो बनाया जाएगा कानून, उसमें जो लेजिस्लेटिव कौंसल है उसकी मेंबरशिप जो है इंतखाबी असूल राइज करने के लिए की सूरत में मुसलमानों को जुदागाना तर्ज इंतखाब का हक दिया जाएगा, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाएगा। यानी उनके मुसलमान इलाकों से मुसलमान नुमाइंदे जो है वो जो है वो नामज़द किए जाएंगे, जिसके तहत मुसलमान अपने नुमाइंदों का इंतखाब खुद करेंगे। यानी मुसलमानों को ये हक हासिल होगा कि आप जो है अपना जो मुसलमान नुमाइंदा है वही खड़ा करें और उसी को इलेक्ट करें। दूसरा है कानून साज इदारों में मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासब। जो मुसलमानों की लेजिस्लेटिव इदारे जो हैं उनमें मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन की रेशो है उस वक्त सिर्फ उनकी तादाद को मद्देनज़र ना रखा जाए बल्कि उनकी सियासी अहमियत को भी मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि ये बात तय थी कि मुसलमान माइनॉरिटी में तादाद में कम है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जहाँ मुसलमानों की तादाद कम है वहाँ पर उनकी तादाद को ना देखा जाए बल्कि उनकी पुरानी जो हिस्ट्री है उसको मद्देनज़र रखा जाए, उनके पुराने दौर को जो है वो देखा जाए और उनकी सियासत में किस कदर वो सर रसूख है उसको देखा जाए। फिर तीसरा है मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों और मकामी हुकूमती इदारों में उनका जायज़ हिस्सा दिया जाए, यानी मुसलमानों को जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए या जो भी लोकल इदारे हैं उनमें काम करने के लिए बराबर के हक दिए जाएं। अब मैंने साथ इंग्लिश में इसको तब एक्सप्लेन किया कि ताकि आपको बच्चों को समझ आ जाए कि जिनके पास जो है इंग्लिश वालों के पास जो यहाँ पे ये सिलेबस नहीं है। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने अपनी जवाबी तकरीर में इन तमाम मुतालबात पर हमदर्दाना यानी सिंपथेटिकली उसने इस पर जो है यकीन दहानी कराई और मुस्तकबिल के किसी भी सियासी ढांचे में यानी कोई भी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें मुसलमानों की मफादात का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए कहा। अब वो कहता है कि शिमला वफ़द की वायसराय से मुलाकात और वायसराय की तरफ से मुसलमानों ने जो अपने मफादात पेश किए और उसने उनको ये यकीन दहानी करवाई कि जो है जिसकी वजह से मुसलमान रहनुमा बहुत खुश थे और वो काफ़ी हद तक कामयाब वापस लौटे। और इस मुसलमान वफ़द से मुलाकात करके वायसराय और अंग्रेज़ हुकूमत ने इस तरह से मुसलमानों के इस दावे को दुरुस्त तस्लीम कर लिया था कि कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदा जमात नहीं है। यानी शिमला वफ़द की वजह से अंग्रेज़ों पर यह बात क्लियर होगी कि अगर वो कांग्रेस को मुसलमान मानते तो अब तक मान चुके होते, अब तक वो उसको अपनी नुमाइंदा जमात नहीं समझते और ना ही किसी तौर पर इस चीज़ पर राज़ी होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी बहुत हद तक जो है आगाही होगी। कांग्रेस लीडर ने शिमला वफ़द के वायसराय से मुलाकात को अंग्रेज़ों की साजिश करार दे दिया। अब यहाँ पे कांग्रेसी लीडर जो थे उन्होंने ख़ुद अंग्रेज़ों को ब्लेम किया कि वो नहीं चाहते कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कांग्रेस करे और मुसलमानों के जुदागाना तर्ज इंतखाब के मुतालबे की शदीद मुखालफत की, मगर लॉर्ड मिंटो ने अपने वादा पूरा किया और जब बरतानवी पार्लियामेंट ने हुकूमत हिंद का कानून 1909 पास किया तो उसने मुसलमानों को जुदागाना तर्ज इंतखाब का
हक दिया। यानी लॉर्ड मिंटो के पास जो वफ़द गया था उसने सिंपैथेटिकली उसको सुना, हमदर्दाना रवैया रखा और मुसलमानों की डिमांड्स को समझा, और उसने वाकई जो कानून बनाया उसमें मुसलमानों को उस चीज़ का हक दिया। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप लोगों ने पूछ लेना है। और 1906 जो है उसमें मुस्लिम लीग का जो क़याम हुआ है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।